नमस्कार। हरियाणा की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या यूं कहें कि घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो कि आपसे जुड़े हैं, यानी कि आम जनता से जुड़े हैं। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रदूषण का सितम कुछ इस तरह है कि हर तरफ लोग दम घोंटू हवा में सांस लेने पर मजबूर है और हरियाणा गैस चैम्बर में तब्दील होने के कगार पर है। हवा में हर तरफ धुएं की पनक नजर आ रही है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। बच्चे बुजुर्ग हर कोई परेशान है। दिल्ली से सटे एनसीआर में शामिल जिला में प्रदूषण बेहद ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को रोकने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही हैं। हरियाणा का बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जा रहा है। बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 पहुंच गया है। धारूहेड़ा का जिक्र किया जाए तो यहां पर AQI 322 रहा है, जबकि जींद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 दर्ज किया गया है। ये तीनों शहर रेड जोन में हैं। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कमी भी आ रही है, मगर फिर भी प्रदूषण लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। अब ऐसे में तमाम सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों आई है? क्या इसके पीछे किसान, उद्योग या फिर हमारी अपनी जीवन शैली जिम्मेदार है? और सबसे अहम बात ये कि चलो समस्या आ तो गई है, इस समस्या से निपटने का रास्ता क्या है? आज हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वैसे लोग जो कि फेफड़े या फिर दिल के बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों को, उन बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके निकल रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व संयुक्त सचिव राष्ट्रीय IMA हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ डॉक्टर KJ रमेश, पूर्व निदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले मैं इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ ही डॉक्टर नरेश जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो ये प्रदूषण लोगों के दिलों पर, उनके फेफड़ों पर क्या कुछ असर डाल रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही दिवाली दिशाए का समय आता है तो प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बात तो मुझे अच्छी तरह याद है, आज से तकरीबन 15 दिन पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों का परमिशन दे दी थी, तब हमने खुलेआम कहा था। तब भी दिल्ली NCR में, यूपी में, पंजाब में 300, 250, 300 AQI तो चल ही रहा था। हमने खुलेआम कहा था डेफिनेटली मिसगाइडेड। मिसगाइडेड का मतलब नहीं। उसके बावजूद भी पटाखे इस बार ग्रीन पटाखों की, कहते हैं, आड़ में सब किस्म के पटाखे अच्छे छूट उड़े गए हैं। और उसका असर भी एक दिन में आ ही गया था। विद इन अ डेज टाइम ऑलमोस्ट 100-150 AQI ऑल अक्रॉस द टेबल, इंक्लूडिंग हरियाणा, इंक्लूडिंग पंजाब, इंक्लूडिंग दिल्ली NCR, यूपी, सब में बढ़ गया था। उसको चाहे तोड़ने के तरीके अपनाए जाएं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि पहले बिगड़ने दो, फिर कोशिश करो ठीक करने की। उससे कहीं बेहतर है कि हम उसको प्रिवेंट करें। चाहे वो प्रॉब्लम वेहिकुलर ट्रैफिक की हो, चाहे वो प्रॉब्लम पराली जलाने की हो, चाहे वो डोमेस्टिक डस्ट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स के हो। क्योंकि ये सेम सिलसिला, सेम डिबेट्स, आई थिंक लोग भी सुन सुन के तंग आ गए होंगे कि ये हो क्या रहा है। क्या दिल्ली NCR में लोगों को गैस चंबे में रहने का उनको कोई कंडेम किया गया कि ऐसे ही रहना पड़ेगा? आई थिंक कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स और लॉन्ग टर्म प्लान प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी खराब ना हो। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स हैं, जो पहले से रेस्पिरेटरी बीमारियों की, सांस की बीमारियों के मरीज हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के पेशेंट, हार्ट पेशेंट और दूसरे इम्यून डिफिशिएंसी वाले पेशेंट, उनकी जिंदगी तो बद से बदतर हो जाती है। घर से बाहर नहीं निकल सकते, वॉक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक वी आर ड्यूटी बाउंड। आपके चैनल ने प्रोग्राम किया, पहले भी किया था। आई फुल्ली एग्री
कि कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि ये नहीं कि दिल्ली जो देश की कैपिटल है उसका बुरा हाल है, आसपास के शहरों का बुरा हाल है। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल तरह सर, पता है। ऐसा क्यों? यही सवाल जो है उठ रहा है और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा। आपसे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी कि आखिरकार वो प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन सबसे रमेश जी का भी रुख कर लेते हैं। सर, आपके पास आते हुए आपको क्या लगता है, लगातार हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वेदर की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर माननीय लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, मानवीय लापरवाही की, इंसानों की वजह से ऐसा हो रहा है? आवाज आ रही है रमेश सर आपको? हाँ, आ रही है। बताइए प्लीज दोबारा। सर, मैं ये पूछ रही हूँ, हरियाणा में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बिगड़ता जा रहा है, इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आ रहा है? मौसमी कारण या फिर मानवीय कारण? दोनों है, दोनों है। पराली पराली जलाना का भी एविडेंसेस है, और उसके ऊपर से हवा भी पंजाब से हरियाणा की तरफ और उसके बाद दिल्ली की तरफ हवाई पहुंच रहे, जैसा विंटर में आमतौर पे होता है। सो ये लोकल का भी पोल्यूशन है। देखिए, इतना पावर प्लांट्स है हरियाणा के अंदर, पावर प्लांट से भी एमिशन होते हैं, पोल्यूशन आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इतना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज्यादा है हरियाणा में। तो ये दोनों कारण है, पराली भी है और बाकी एमिशंस भी है। चलिए ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। नरेश सर, आपके पास आते हुए, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, तो वो क्या प्लान हो सकता है जिससे कि हम इस तरीके की बीमारी से बच सकते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हम देख रहे हैं, आप भी अच्छे से वाकिफ होंगे। हर साल दीपावली के दौरान हम इसी चीज को लेकर के डिस्कस करते हैं कि प्रदूषण क्यों बढ़ गया। देखिए, मैं आपके चैनल के जो व्यूअर्स को कहना पसंद करूंगा, सोच के देखिए, जब हमारे देश में या पूरे पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली वगैरह में हर जगह पे लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, तो हमारा हमारा जो AQI वो 30-35 पे आ गया था। जी। उस टाइम क्या हुआ था? सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुक गई थी, सारा व्हीकल ट्रैफिक रुक गया था, पराली का कोई मतलब नहीं था, पटाखों का कोई मतलब नहीं था। तो यही चीज 35 पे आ गई हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका मेजर कारण, इसमें कोई हमारा प्रिवेंटेबल माननीय कारण ही है। मानवीय कारण इसलिए है कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको कैसे रोका जाए? जैसे कि जो व्हीकल्स हैं, जो डीजल वाले हैं, जो ज्यादा हवा धुआं निकालते हैं, उनको फेस आउट किया जाए। जो 10 साल से पुराने व्हीकल्स हैं उनको फेस आउट किया जाए। ओवरऑल लोगों को एनकरेज किया जाए कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, और जो मैस ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, बसेस इस्तेमाल की जाए, लोग साइकिलिंग करें, लोग पैदल ज्यादा चलें। ये वे चीजें वो बता रहा हूं जो वर्ल्ड के मेजर सिटीज में ट्राई की जा चुकी हैं। टोक्यो, ब्राजील, लंदन, ये चीजें ट्राई की जा चुकी हैं, वो लोग सफल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कुछ भी हो। हवा जो हमारी जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक चीज है। मैं अगर जिंदा हूं, एक छोटा 1 दिन का बच्चा जिंदा है, एक 80 साल का एक बूढ़ा जिंदा है, तो उसको सबसे पहले हवा चाहिए। उसको हवा साफ क्यों ना मिले? मुझे इस बात का अहम खेद है कि 10-12 साल से तो इंटरव्यूज में मैं लगातार पार्ट ले रहा हूं, तब से हम बार बार चीख चीख के अथॉरिटीज को याद दिलाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई प्रायोरिटी ना होने की वजह से ना साफ हवा, ना साफ पानी, ना नॉइस फ्री माहौल, ना स्वच्छ खाना जो कि हमें अडल्ट्रेटेड मिलता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमें एक दबाव डेवलप करना पड़ेगा कि ऐसे विधि विधान अपनाए जाएं लॉन्ग टर्म पे, जिससे ये पोल्यूशन कम हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं 1992 में बैंकॉक गया था, 92, 92, जी। थाईलैंड। बैंकॉक एक एशियन कंट्री है, अब तो खैर पहले से ज्यादा तरक्की कर गया है। उस टाइम पे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलती थी, 80-80 स्टोरी की बिल्डिंग, जो कि 80 से 90 स्टोरी की बिल्डिंग, लेकिन एक दाना भी धूल का बाहर नहीं निकलता था। वो बिल्डिंग को ऐसे कवर करते थे। बिल्डिंग को कवर करना सबसे पहला मस्ट था। आपको तो पड़ोस में देखिएगा, कहीं भी दिल्ली एनसीआर में एनीवेयर,
कहीं एक कोठी भी बन रही हो ना, तो धूल मिट्टी ऐसे फैल रही होती है कि जब पड़ोसियों को धूल मिट्टी खाने का तो उनको नरक में जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटीज को अपने रूल और स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। प्लस मैं हमेशा कहता आया हूँ, अब सारी सरकारें कुछ नहीं करती, लोगों को भी जिम्मेवार बनना पड़ेगा, अपनी धूल मिट्टी ना उड़ने देना, बिल्कुल घर के बिल्कुल सर, आसपास ये पानी आपने का बात छिड़काव कर। बहुत सही कही है कि सरकार के साथ साथ आम जनता को, डॉक्टर्स को, हर एक विभाग को, हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। लेकिन हालात वैसे के वैसे ही नजर आते हैं, जैसा कि कई बार जो है अभियान भी हमने देखा है कि अभियान चल रहे हैं, फिर भी हालात ऐसे हैं। इसके पीछे चूक कहीं ना कहीं है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रमेश जी का रुख कर लेते हैं। रमेश जी, प्रदूषण तो सर्दियों से पहले ही क्यों बढ़ता है? मतलब कि जैसे सर्दियों की शुरुआत होने लगती है, दीपावली का त्यौहार आता है, इन दिनों में ही ऐसा क्यों होता है कि हम प्रदूषण पर चर्चा करते हैं, अचानक से एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो जाता है कि लोगों को दिक्कत होने लगती है? रमेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगी कि वो चेक करें। नरेश जी का तब तक रुक कर लेते हैं। नरेश जी, देखिए, जानना चाहेंगे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से अभियान जो है वो तेज करने चाहिए, अभियान चलाए जाने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं ग्रैप 3, ग्रैप 1, ग्रैप 2, 4 सब लागू हो जाते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो चूक रहती है। वो चूक क्या है? कुछ चूक हुई है कि हमारे देश में कानून तो बड़े कड़े हैं, हम्म। उनका रेगुलेशन या उनका लगाना उतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं वायलेशंस होती हैं, थोड़ी करप्शन करके, हम्म। थोड़ी लोगों की आनाकानी की वजह से। तो हमारे हिसाब से इस काम पे हमें सख्ती से काम करना चाहिए कि जैसे 1 साल या 2 साल या 5 साल मांगे जाएं कि हम एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में जो AQI है हम्म। उसको 20 पे ले आएंगे, 25 पे ले आएंगे, उससे ऊपर जाने नहीं देंगे। इसके लिए बहुत बड़ा बंदोबस्त चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शहर का करे, लोगों की लोग खुद भी करें, जागरूक रहें, हम्म। जो NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज में लगी रहती हैं, वो भी लगी रहें। वो एक ऐसा दबाव डाला जाए कि सारे फैक्टर्स को एक साथ कर्व किया जाए। हम्म। हम तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही काम अच्छा होता है कि 2-2.5 महीने पहले, न्यू ईयर से पहले एक डिस्कशन अच्छे हो जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जी प्रदूषण हो गया है, और जो बेचारे गरीब जो बीमार पेशेंट हैं वो दुख पाते हैं। तो जो बिल्कुल, आम ये जनता इसी है, इसी पे नरेश जी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बीमार पेशेंट, हम देखते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है तो सबसे ज्यादा असर जो है वो बुजुर्गों और बच्चों पर होता है। ऐसा क्यों? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारे अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, वो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो 60+ वाले हैं, हम्म। वो जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, हम्म। जैसे कि मैंने पहले कहा ब्रोंकियल आस्थमा, या COPD लंग्स की बीमारी है, हम्म। या हार्ट डिसीज, या कोई लिवर फेलियर या किडनी फेलियर, या डायबिटिक किडनी फेलियर, हम्म। या जो इम्यून डिफिशिएंसीज वाले हैं। मैं बता दूं आपको, ये वो मरीज होते हैं जिनकी जिंदगी एज पे चल रही होती है। एज का मतलब उनका बैलेंस बना हुआ है, काम ठीक ठीक चल रहा है, दवाएं खा हम्म। रहे हैं, टाइम टाइम जिंदगी अच्छी कट रही है। लेकिन जैसे ही इन ऐसा कोई कांड होता है प्रदूषण वाला, हम्म। तो हॉस्पिटल एडमिशन हो जाते हैं, आम जनता का दम घुटना शुरू हो जाता है। आई टेल यू, एक टाइम ऐसा आता है, इवन व्हाट टू टॉक ऑफ द सराउंडिंग सिटीज लाइक स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब एंड यूपी एक्सेट्रा, इवन दिल्ली का हर तीसरा या दूसरा आदमी के गले में खराश हो रही होती है, खू हम्म। खू कर रहा होता है। लोग उसके लिए तरह तरह की दवाइयां ले रहे होते हैं। मैं ये भी आम लोगों को कहना पसंद करूंगा, इसके लिए आप थोड़ा सा अपना बचाव कीजिएगा भाई। वो बचाव क्या होगा, विस्तार से आप बताइएगा कि क्या क्या टिप्स होनी चाहिए। वो टिप्स को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रमेश जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। रमेश जी का सीधा रुख करते हैं। रमेश जी, की आवाज मिल रही है आपको? यस प्लीज। ठीक है रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है हम देखते हैं कि प्रदूषण बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, ये 365 दिन तो ये एयर क्वालिटी के जो अभी विंटर में देखने को मिलता है ज्यादा होने का, एमिशंस तो पूरा 365 दिन है। मगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती है विंटर में, इनके पास में एक बाउंड्री लेयर बोल के कहते हैं हम लोग,
बाउंड्री लेयर जो है जमीन के बहुत क्लोज होता है, 500 मीटर 700 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। उसकी वजह से क्या होगा, बाउंड्री लेयर से 500-700 मीटर से और जमीन के बीच में सारा प्रदूषण इकट्ठा होता है, ऊपर नहीं जा पाता है। वेरज नॉन विंटर सीजन में, मानसून सीजन है, समर में है, बाउंड्री लेयर 4-5 किलोमीटर हाइट तक चला जाता है। तो जो प्रदूषण हो रहा है वो 4-5 किलोमीटर तक ऊपर जाने का व्यवस्था बनी रहती है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऊपर क्यों की। नहीं जा पाता है? एक बार अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर क्यों नहीं जा पाता है? ऊपर नहीं जा पाता है, जो विंटर में जो है ना, बाउंड्री लेयर का हाइट बहुत छोटा होता है, 500 मीटर 700 मीटर मैक्सिमम 800 मीटर के ऊंचाई तक की जमीन से उतना होता है। जो भी जमीन से पृथ्वी से निकलता है, रेडिएशन हो, पोल्यूटेंट हो, कुछ भी हो, ऑल एक्टिविटी जमीन के ऊपर होती है। वो जो है उसकी पूरी कंसंट्रेशन 700 मीटर 800 मीटर की अंदर ही जमा रहता है। और समर में क्या होगा, गर्म जाता है, मानसून होता है, उसकी वजह से क्या है, बहुत ऊपर तक 3-4 किलोमीटर तक की बाउंड्री लेयर की हाइट होती है। उसकी वजह से जो भी एमिशन हो रहा है वो 4 किलोमीटर अंत तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। विंटर में तो पूरे 700-800 मीटर के अंदर ही रहने का मजबूरी होता है। विंटर का स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये ज्यादा महसूस होता है विंटर में। इसीलिए दिवाली से पहले और विंटर में अक्टूबर एंड में जैसा मानसून खत्म हो गया, पोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है बढ़ने का आप रिकॉर्ड करते हैं, महसूस भी करते हैं। तो क्या सर हवा की दिशा और तापमान में गिरावट प्रदूषण को ट्रैप करते हैं क्या? और ट्रैप ही करता है, डिस्ट्रीब्यूट ऊपर होने नहीं देता है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। नरेश जी, आपका सीधा रुख करते हुए वो टिप्स क्या होंगे जो आप बता रहे थे अभी? पहला तो छोटे बच्चे, पर्टिकुलरली अंडर 5 वाले, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो हमारे एल्डरली लोग हैं या किसी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, वो घर से बाहर अर्ली मॉर्निंग आवर्स और लेट इवनिंग आवर्स में ना निकले, ना वॉक के लिए ना कुछ काम धाम के लिए। अगर निकले भी तो हमेशा N95 मास्क पहन कर। दूसरा, मैं हमेशा सुझाव देता हूं, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा। हाइड्रेशन मीन्स की एटलीस्ट एक 60 किलो का आदमी 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीवे, अगर उसको कोई हार्ट का या लिवर का या किडनी का फेलियर नहीं है तो। तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने डाइट का ख्याल रखिए, एक संतुलित आहार जिसमें हरी सब्जियां, दालें और फल की खपत बढ़ाई जाए। और जंक फूड या ये पिज्जा बर्गर टाइप वाले खाने जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, इनको जितना हो सके कम लीजिएगा। अपने खाने में आप प्रोटीन्स बढ़ाने के लिए, जिससे हमें इम्यूनिटी आती है, आप एग ले सकते हैं, दालें बढ़ा सकते हैं, आप इवन नॉनवेज फूड भी ले सकते हैं। इसके ऊपर एक और चीज बहुत जरूरी है, वो हमने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोग घर से बाहर ना निकलें। तो वो क्या कहेंगे, हम क्या करें जी? उनको मैं हमेशा कहता हूं, अपने घर के वेरांडा में या छत में जितना हो सके अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक कोई है। योगा कर लीजिएगा, कोई आप अपना फिटनेस प्रोग्राम जरूर बनाइएगा। उसी से आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज मिलती हैं, उससे आपको हमेशा आपकी छाती थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और वो इन्फेक्शन कैच कम करती है। ठीक और है। इसके ऊपर अपना स्ट्रेस ना हो, मेडिटेशन करना, ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। रमेश जी, आपके पास आते हुए आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पराली जलाने का। ठीक है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि पराली जलाने में ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि AQI को इफेक्ट करते हैं, AQI को खराब करते हैं? देखिए, पराली जो है ओनली जो पंजाब की जो हार्वेस्ट होती है उस समय की 2-3 हफ्ते की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वाला डस्ट है, रोड डस्ट है, व्हीकलर वाला एमिशन है, एंड सॉलिड वेस्ट का रिएक्शन से है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब तो बाकी रहते ही रहते हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली के NCR के चारों ओर जो पावर प्लांट है, NCR के पावर प्लांट बंद कर रखे हैं, बट NCR के चारों ओर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी में सारे पावर प्लांट चल रहे हैं। वो पावर प्लांट की वजह से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन दिल्ली का कंट्रीब्यूट करता है। और सिर्फ पराली जो है दिल्ली के ऊपर 12 से 15% की एडिशनल AQI को कंसंट्रेशन मात्रा को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ पराली।
और दिवाली का जो क्रैकर्स है, पटाखे है, ये भी 12% की एडिशनल पोल्यूशन की लोडिंग करता है। अगर पराली और ये पटाखे नहीं जलाएंगे, कम से कम 30% की 25 से 30% की जो अभी जो मात्रा रिकॉर्ड हो रही है, उतना कम हो सकता है ये दोनों लेने से। ठीक है सर, एक चीज और, जैसे कि आपने पराली को इतने अच्छे से डिफाइन किया कि पराली के कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। ऐसे ही अगर हम फैक्ट्रियों का जिक्र करें, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसका अगर हम जिक्र करें तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है? हेलो, रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बहुत लो हो गया, दोबारा बताइए प्लीज। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि आपने अभी पराली का बहुत ही अच्छे से विस्तार से हमें बताया, एक्सप्लेन किया कि पराली जलाने की वजह से कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिससे AQI खराब होता है, इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो समझना आपसे ये चाहेंगे, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उससे कितना असर पड़ता है? देखिए, इंडस्ट्रियल वाला ऑलमोस्ट 1/3 है टोटल AQI में। आप सोर्स अपॉर्शनमेंट करेंगे, एमिशन इन्वेंटरी करेंगे, इंडस्ट्री का जो चारों ओर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान वाली इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दिल्ली का अपना भी बहुत जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, वो सब में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, वो सबका जो है कम से कम 30% की AQI के कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ इंडस्ट्री से है। बाकी सब जो है अब ये ट्रांसपोर्टेशन का है, कंस्ट्रक्शन का है। तो ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर कितना गिर सकता है और कैसे गिरेगा? आने वाले अगले 5 दिनों में वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी के बीच में AQI का मात्रा रहने का संभावना है। चलिए ठीक है सर, एक बार आखिरी सवाल मैं नरेश जी आपसे भी करना चाहूंगी। आपने तमाम चीज़ों का जो है चलिए ठीक है, नरेश जी हमारे साथ नहीं है, वो चले जा चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और नरेश जी का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदूषण लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। घर से बाहर निकलने से पहले वो टिप्स जो कि नरेश जी की तरफ से बताई गई है उन्हें जरूर फॉलो करें। आज हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।